प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें 11वीं क्लास में फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर भौतिक जगत, जिसे इंग्लिश में फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में सबसे पहला जो वर्ड है वो है सिंटिया, जो एक लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी शब्द इस लैटिन शब्द से ही बनके तैयार हुआ, वो है साइंस। तो अंग्रेजी में इस सिंटिया से ही जो अंग्रेजी का शब्द बना साइंस, और हिंदी में इस साइंस को विज्ञान कहते हैं, तो जिसका हिंदी शब्द है विज्ञान। और विज्ञान का अर्थ होता है जानना, किसी भी चीज को तर्क सहित जानना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, इस चीज की जानकारी लेना विज्ञान के अंदर आता है। अब यहाँ पर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स सब्जेक्ट जो है, फिजिक्स में जो ये शब्द है वो ग्रीक शब्द फ्यूसिस से आया है। फ्यूसिस एक शब्द है जो ग्रीक का है, उससे ये फिजिक्स बना है। तो अंग्रेजी में इस फ्यूसिस से ही फिजिक्स बना है, और इस फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। हिंदी शब्द इसका जो है वो भौतिक विज्ञान है। और भौतिक विज्ञान का अर्थ होता है प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना। प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का गति करना, या ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों का गति करना, या हमारा जमीन पर चलना, कार का चलना, हवाई जहाज का चलना, जो भी कुछ घटनाएं आप देखते हो भौतिक जगत के अंदर, वो सारी घटनाओं का अध्ययन इस फिजिक्स में आता है। यहाँ पर फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रो का मतलब होता है विशाल, बड़ा, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म। तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को हिंदी में इसके लिए शब्द दिया गया स्थूल या देखने योग्य। जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स जो है, इस फिजिक्स को देखने योग्य जितनी भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, उनके लिए कि वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है उसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। न्यूटन के नियम, गैलीलियो के नियम, या थर्मोडायनामिक्स में लगने वाले नियम, या द्रवों के प्रवाह के लिए लगने वाले नियम, जितने भी नियम आप पढ़ते हैं, देखने हमारी जितनी भी दैनिक जीवन की घटनाएं दिखाई देती हैं, उन सब को क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। आपके यहाँ पर मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, वेव, ऑप्टिक्स, ये सारा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब जो है आपका क्लासिकल फिजिक्स में आता है। तो फिजिक्स के 80% चैप्टर जो है आपके क्लासिकल फिजिक्स में ही पढ़ाए जाते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, इसमें सूक्ष्म या छोटी चीज जो दिखाई न दे, उनका अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। इसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर की जानकारी, और एटम के अंदर जो मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो आपको दिखाई नहीं देते, इनकी जो स्टडी की जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, या और भी बहुत सारे मूल कण हैं, उनकी स्टडी इस क्वांटम फिजिक्स में ही की जाती है। और नाभिक के अंदर जो कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या नाभिक का स्ट्रक्चर, इसकी जानकारी भी क्वांटम फिजिक्स में ही दी जाती है। क्वांटम फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स के जो नियम हैं, जो न्यूटन के नियम है, या गैलीलियो के नियम है, या बर्नौली की थ्योरम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। जो नियम क्लासिकल फिजिक्स में लागू होते हैं, वो नियम क्वांटम फिजिक्स में लागू नहीं होते। ये अभी की फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, अभी इसका लेटेस्ट 40-50 साल पहले ही जन्म हुआ है। तो इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी क्लास में 3-4 चैप्टर ही दिए गए हैं इंटरमीडिएट में,
तो वहाँ आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़ाई जाती है। इसके बाद हम अगर सोसाइटी से फिजिक्स की जोड़ने की बात करें तो जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है उस चीज़ का हम स्टडी करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि भाप इंजन, जो स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ है, उस पर साइंटिस्ट ने विचार किया कि भाई ये स्टीम बनती है और इससे क्या क्या हो सकता है। इसके आधार पर स्टीम इंजन बना के तैयार किया गया, उससे रेलगाड़ी चलती है और उस रेलगाड़ी से फिर सोसाइटी को कितना लाभ होता है। इसी तरह से टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, तो इन सब का आविष्कार होता है और वो सोसाइटी के लिए उनसे विकास होता है। तो सोसाइटी से डायरेक्ट फिजिक्स को जोड़ा जाता है, या फिजिक्स का जितना भी डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट सोसाइटी के लिए योगदान माना जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज इस चैप्टर की आती है फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस में पहला फोर्सेस है गुरुत्वाकर्षण बल। ये आपने अपनी 10th क्लास से आप पढ़कर आए हो, वहाँ आपने पढ़ा होगा कि F = G m1m2/r²। अगर दो कोई मास पार्टिकल हैं और वो अपने आप से किसी डिस्टेंस r पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इस एक गुरुत्वाकर्षण बल से कोई वस्तु पृथ्वी पर क्यों गिरती है, इसका उत्तर दिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है। और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ग्रह उपग्रह एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। या वृत्तीय गति जो होती है, वृत्तीय गति में हम आपको पढ़ाएंगे या कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वृत्तीय गति होती है। तो वहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलता है कई एक जगह पर, जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो ग्रह और सूर्य के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके कारण ही वो वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहे हैं, जो मैं आगे के चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। तो एक नियम से कई घटनाओं का वर्णन होता है, कई घटनाएं एक ही नियम पर आधारित होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसी विद्युत चुंबकीय बल जो है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आपने पढ़ा होगा, कूलाम का नियम है, दो आवेशित कणों के बीच में लगता है। तो यहाँ पर ये आकर्षण बल भी होता है और प्रत्याकर्षण बल भी होता है। तो विद्युत चुंबकीय घटना को कई हम इस बल से कई एक जगह पर बहुत सारी घटनाओं को परिभाषित करते हैं, समझाते हैं। तो कई घटनाएं किसी एक नियम पर ही आधारित होती है। एक नियम से हम कई घटनाओं का जन्म देते हैं या कई घटनाओं का जन्म एक नियम पर ही आधारित होता है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय बल यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तीसरा बल होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स केवल ये जो दोनों फोर्स हैं, ये लॉन्ग रेंज फोर्स कहलाते हैं, बड़ी दूरियों पर लगते हैं। और ये दोनों जो फोर्स हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस से कम होने पर ही लागू होते हैं। मतलब ये केवल नाभिकीय दूरियों पर ही लागू होते हैं, उससे अधिक दूरी होने पर इनका लगना बंद हो जाता है। और ये आवेश पर भी निर्भर नहीं करते हैं। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगते हैं, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगते हैं। इसी तरह से तीसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसमें सबसे जो स्ट्रांग फोर्स होता है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, क्योंकि ये जो फोर्स है वो बीच की दूरी के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अंदाजा लगाइए कि अगर आर की, हमने आपको बताया कि ये केवल नाभिकीय दूरियों पर ही काम करता है। तो नाभिकीय जो एक न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻15 10⁻⁻15 मीटर की होती है। 10⁻⁻15 रखेंगे तो ऊपर जाके ये +16 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, सॉरी। तो +60 ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स को माना जाता है। चौथा फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, यहाँ पर
आपने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणों को निकालते हैं। जब उसके अंदर से बीटा कण निकलता है, तो नाभिक में मूल कणों के बीच में जो बल लगता है बीटा कण निकलते समय, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल में से पढ़ाया जाता है। जब बीटा कण पार्टिकल निकलता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन नाभिक से निकलता है, उस समय पर मूल कणों के बीच में जो बल लगता है उसे हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यहाँ पर सभी जितने भी जो फोर्स लग रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल में ये माना जाता है कि ये बल दो मास पार्टिकल के बीच में लगता है। लेकिन क्यों लगता है, तो इसके बारे में बताया जाता है कि दो मास पार्टिकल के बीच में एक पार्टिकल होता है जिसे ग्रेविटॉन बोलते हैं। इस ग्रेविटॉन के एक्सचेंज के कारण, विनिमय के कारण, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर जाने के कारण लगता है, और वो पार्टिकल का नाम है ग्रेविटॉन। इसी तरह से विद्युत चुंबकीय बल लगता है फोटोन के कारण, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है वो मेसॉन पार्टिकल के कारण लगता है। तो यहाँ पर आपको मॉडर्न फिजिक्स में ये पढ़ाया जाएगा कि ये कैसे अप्लाई होता है। जापान के युकावा नाम के वैज्ञानिक ने इनके बारे में बताया था कि मेसॉन पार्टिकल के कारण ही नाभिक के अंदर न्यूक्लियर फोर्स लगता है। और ये जो है शॉर्ट रेंज फोर्स होता है और ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। 10⁻⁻15 से दूरी कम होगी तो अप्लाई होगा, अन्यथा अप्लाई नहीं होगा। और ये यहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बोसोन पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण लगता है। लेकिन आगे भविष्य में ये भी कहा जा रहा है कि ये सभी फोर्सेस किसी एक पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण ही लगते हैं। तो हम सारे नियम, हो सकता है कि सारी घटनाओं के पीछे केवल एक ही नियम हो जिससे सारी घटनाएं संचालित हो रही हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर बहुत सी घटनाओं को समझा सकते हैं, विद्युत चुंबकीय बल के कारण बहुत सारी घटनाओं को समझा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण बहुत सारी घटनाओं को समझा सकते हैं। तो इन सारे नियमों को हम किसी एक नियम की तरफ भी ले जा सकते हैं और उस नियम से ही सब कुछ संचालित हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि विज्ञान के अंदर आगे आविष्कार हो रहे हैं। जो नियम आज हैं हो सकता है वो नियम कल ना रहे, इसलिए इस पर भी स्टडी की जाती है। चौथा पोर्शन है इसका नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। यहाँ पर आपको 5 नियम पढ़ाए जाते हैं जो कि शाश्वत सत्य है। पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो ऊर्जा संरक्षित रहती है, ना उत्पन्न हो सकती है ना नष्ट हो सकती है। मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहती है। दूसरा नियम है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम में ये नियम कहता है कि यदि किसी भी सिस्टम पर या किसी भी निकाय पर बाहरी बल शून्य हो तो उसका रेखीय संवेग स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है। तीसरा नियम आता है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। कोणीय संवेग संरक्षण नियम का जो कथन है या स्टेटमेंट है, यदि किसी भी निकाय पर, किसी भी सिस्टम पर, किसी भी बॉडी पर बाहरी बलाघूर्ण शून्य हो, बाहरी बलाघूर्ण शून्य हो तो कोणीय संवेग संरक्षण स्थिर रहता है, बदलता नहीं। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम, यहाँ पर द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यह बात एल्बर्ट आइंस्टीन ने आप बताई थी और ये नियम आपने पढ़ा होगा। E=mc² के माध्यम से हम ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। और पांचवा नियम है आवेश संरक्षण का नियम, कि यदि कोई सिस्टम या कोई आवेश का जो सिस्टम है वो अगर आइसोलेटेड है, उसका किसी दूसरे आवेश से या किसी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसका आवेश स्थिर रहेगा, रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी, यदि वो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण के आधार पर ही पाउली ने
बीटा कण निकलते समय, रेडियोएक्टिव तत्वों से बीटा कण के निकलते समय एक नए कण की भविष्यवाणी की थी जिसे न्यूट्रिनो बोलते हैं। न्यूट्रिनो की जो खोज हुई थी इस नियम के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि बाहरी बल शून्य है और रेखीय संवेग संरक्षण स्थिर रहना है, और जो स्थिर नहीं रह रहा था तो उसने कल्पना की थी कि यहाँ पर एक नया कण और भी होना चाहिए। इस कण का नाम उसने न्यूट्रिनो रखा था और पाउली ने इसकी खोज की थी, जो बाद में जाके प्रैक्टिकली भी सिद्ध हुआ था। तो ये नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कोर्स में नहीं आता है, लेकिन पहला चैप्टर है आपको, तो ये सारे नियम आपको नोट्स में लिखने हैं, फंडामेंटल फोर्सेस भी लिखने हैं। तो इस तरह से आपका ये भौतिक जगत चैप्टर जो है खत्म होता है, फिजिकल वर्ल्ड, और इससे संबंधित नोट्स आप जो बनाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।